नमस्कार, के न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं जिग्नेश। तो गौर करें आज की खबरों पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। तो बता दें कि वॉशिंगटन में हजारों की संख्या में डोनाल्ड ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल हिल पर कब्जा करने की कोशिश की और सीनेट में बवाल किया था। तो अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि वॉशिंगटन डीसी में हिंसा और उपद्रव की खबरों से उन्हें दुख पहुंचा है। सत्ता का ट्रांसफर सही और शांतिपूर्ण ढंग से होना जरूरी है। इस तरह के प्रदर्शनों के जरिए लोकतांत्रिक प्रक्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तो गौरतलब है कि अमेरिका के वॉशिंगटन में हुई इस हिंसा में एक महिला की मौत हो गई है, जबकि पुलिस के साथ झड़प में कई प्रदर्शनकारी घायल भी हो गए। तो अमेरिका में हजारों की संख्या में ट्रंप समर्थकों ने सीनेट का घेराव करने की कोशिश की थी और नारेबाजी करते हुए सीनेट में घुसकर कई क्षेत्रों पर कब्जा भी किया था। तो हालांकि नेशनल गार्ड्स और अन्य सुरक्षा बलों ने सभी प्रदर्शनकारियों को बाहर निकाला था और अब एक बार फिर अमेरिकी कांग्रेस में काम शुरू हो गया है। तो अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा बिल क्लिंटन ने हिंसा के लिए डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया और अपने समर्थकों को समझाने की अपील भी की थी। तो 1993 बॉम्बे दंगों के आरोपी और अंडरवर्ल्ड सरगना अबू सलेम की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है और उसे बॉम्बे हाई कोर्ट जाने को कह दिया गया है। तो दरअसल अबू सालेम ने याचिका दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि उसका डिटेंशन अवैध है और उसे तलोजा जेल से तिहाड़ जेल ट्रांसफर किया जाना चाहिए। बीते दिनों ही अबू सलेम को लिस्बन प्रशासनिक कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सलेम ने भारत में प्रत्यार्पण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाकर पुर्तगाल कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे लिस्बन प्रशासनिक कोर्ट ने खारिज कर दिया था। अबू सलेम 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन हत्या केस और बॉम्बे सीरियल बम धमाकों में दोषी पाया गया था और 25 साल कैद की सजा काट रहा है। तो अबू सलेम को पुर्तगाल के लिस्बन में 20 दिसंबर 2002 में गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे 2005 में भारत को सौंपा गया था और लिस्बन प्रशासनिक कोर्ट ने सलेम को प्रत्यार्पण करने का आदेश देते हुए शर्त रखी थी कि सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। तो गुजरात में पिछले 3 दिनों से जारी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बैठक खत्म हो गई है और इस बैठक के बाद गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। आरएसएस के सह कार्यकर्ता कृष्ण गोपाल ने यह कहा कि बीते वर्ष 5 अगस्त को राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ, जिसके बाद देश में उत्साह है और अयोध्या में भव्य मंदिर बने, इसका सभी को इंतजार है। तो उन्होंने कहा कि न्यास विश्व हिंदू परिषद अब देश के लोगों के साथ मिलकर मंदिर निर्माण की ओर आगे बढ़ रहे हैं। कृष्ण गोपाल के मुताबिक पहले ये बैठक सितंबर में होनी थी, लेकिन कोरोना के चलते ये नहीं हुई थी। तो देश में लाई गई नई शिक्षा नीति को लेकर आरएसएस की ओर से कहा गया था कि नई शिक्षा नीति में काफ़ी अच्छे कदम उठाए गए हैं। पहली बार ऐसी नीति बनी है जिसमें भारतीय की एक झलक देखने को मिल रही है। तो कृष्ण गोपाल ने कहा कि देश में रहने वाला हर व्यक्ति समान है, समाज में किसी तरह का भेदभाव होना ठीक नहीं है। सामाजिक विषय पर इस गतिविधियों को संघ के कार्यकर्ता देश भर में आगे बढ़ा रहे हैं और कृषि कानूनों के मसले पर आरएसएस की ओर से कहा गया कि किसानों को सरकार के साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए, बातचीत से ही समाधान निकलना चाहिए। तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की थी और इस बैठक के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की 3 मांगे की है और इसमें वैक्सीन देने के मामले में दिल्ली को प्राथमिकता देने की मांग शामिल है। और कोरोना के टीकाकरण को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज सभी प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक का दौर किया था और इस बैठक के दौरान दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की 3 मांगे थी। इसमें वैक्सीन देने के मामले में दिल्ली को प्राथमिकता देने की मांग शामिल थी और इसके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मांग की थी कि ब्रिटेन से आ रही फ्लाइट पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और दिल्ली और देश के सभी राज्यों को कोविड वैक्सीन फ्री दी जाए। और दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र समेत कई प्रदेशों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने अलग अलग मांगों की सलाह भी दी थी। तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने का ऐलान कर चुकी है और सरकार के इस कदम का सहयोगी कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता और उद्धव सरकार में मंत्री बालासाहेब थोरात ने एक बार फिर दोहराया है कि उनकी पार्टी औरंगाबाद शहर का नाम बदलने के कदम का विरोध कर रही है और इसके मसले पर इंडिया टुडे से बात करते हुए मंत्री बालासाहेब थोरात ने कहा था
कि महाराष्ट्र में एमवीए सरकार एक पार्टी द्वारा नहीं बनाई गई है। गठबंधन के तीनों सहयोगियों की सरकार चलाने की जिम्मेदारी है। यह 3 दलों द्वारा गठित सरकार है और हमारे न्यूनतम साझा कार्यक्रम में स्थानों के नाम बदलने का कोई उल्लेख नहीं है। तो कांग्रेस नेता थोरात ने यह भी कहा कि पार्टी को लगता है कि लोगों की प्रगति और विकास नाम बदलकर नहीं लाया जाए। हालांकि उन्होंने बीजेपी नेताओं के आरोपों का खंडन किया कि गठबंधन सहयोगियों के बीच दरार है। तो 6 दिसंबर को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से छत्रपति संभाजी महाराज के नाम पर औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम बदलने की अधिसूचना जारी करने का आग्रह भी किया था। तो नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले आज बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की थी। तो 14 जनवरी के बाद संभवित नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार से पहले आज बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव और प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने जनता दल यूनाइटेड के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह से मुलाकात की थी। और दिलचस्प बात यह है कि आरसीपी सिंह से मुलाकात करने के लिए भूपेंद्र यादव और संजय जायसवाल खुद जनता दल यूनाइटेड के दफ्तर गए थे। तो आरसीपी सिंह से मुलाकात के बाद जब भूपेंद्र यादव मीडिया के सामने आए तो पत्रकारों ने उनसे नीतीश कुमार मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर हो रही देरी पर सवाल पूछा था, जिसके जवाब में भूपेंद्र यादव ने कहा कि उपयुक्त समय पर सब कुछ हो जाएगा। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ चर्चा कर रहा है। तो नए कृषि कानूनों को लाभान्वित होने वाली कंपनी के तौर पर बन रही धारणा को तोड़ने के लिए कंपनी के कर्मचारी हरियाणा और पंजाब में पोस्टर और पैम्पलेट से प्रचार कर रहे हैं। तो बात करें किसानों के बीच अपने खिलाफ बनी धरना को दूर करने के लिए रिलायंस समूह ने अपनी जमीनी प्रचार अभियान शुरू किया है और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की सब्सिडियरी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड ने किसानों के सीधे जुड़ने के लिए प्रचार अभियान शुरू किया है। तो इसके तहत नए कृषि कानूनों से लाभान्वित होने वाली कंपनियों के तौर पर बन रही धारणा को तोड़ने के लिए कंपनी के कर्मचारी हरियाणा और पंजाब में पोस्टर और पैम्पलेट बांट रहे हैं। नए कृषि कानूनों को लाभान्वित होने वाली कंपनी के तौर पर प्रचारित होने वाले और उनके चलते पंजाब और हरियाणा में कंपनी को काफ़ी विरोध का सामना करना पड़ा है। हालांकि उसने दोनों राज्य में अपने एसेट को नुकसान पहुंचाने वाले सड़कों पर कई कार्यवाही के लिए मांग भी की है, जिस पर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने 8 फरवरी को सुनवाई की। तो खबरों में आगे गौर करें, इससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो ब्रेक के बाद आगे की खबरों पर गौर करें तो दिल्ली नगर निगमों के लेकर भाजपा और आप के बीच चल रहा विवाद थमने में नहीं आ रहा है और अब आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि दिल्ली नगर निगम को भंग करके दोबारा से चुनाव कराया जाए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि कोरोना में जी जान से काम करने वाले सफाई कर्मियों और अन्य निगम कर्मियों को तनख्वाह नहीं मिली है। वे फिर से हड़ताल पर है और दिल्ली फिर से 5 साल पहले वाली स्थिति में पहुंच गई है। तो भाजपा सांसद मनोज तिवारी पर हमला करते हुए आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि 2017 में भी यही स्थिति बनी थी। तब भी सवाल उठे थे कि भाजपा से निगम नहीं चल पा रहा है। तब भी हर दूसरे दिन कहते थे कि पैसा नहीं है, तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। तब मनोज तिवारी ने वादा किया था कि दिल्ली नगर निगम में अब पैसे की कमी नहीं होने देंगे और केंद्र से पैसे लाकर निगम चलाएंगे। तो कोरोना वैक्सीन को देश के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है और इसके लिए भारतीय वायुसेना की मदद ली जा रही है। तो दूरस्थ इलाकों पर वैक्सीन को पहुंचाने के लिए C-130J और एनोटोव 32 मालवाहक विमानों सहित वायुसेना के परिवहन विमान का इस्तेमाल किया जाएगा। तो शीर्ष सरकारी अधिकारियों ने टीके के परिवहन के दौरान वांछित तापमान बनाए रखने के लिए विशेष कंटेनर को तैयार किया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसी जगहों के लिए
भारतीय वायुसेना के विशेष सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि हवाई मार्ग से टीके के परिवहन का बड़ा हिस्सा वाणिज्य विमानों द्वारा किया जाएगा। तो अधिकारियों ने कहा कि वायुसेना सैन्य हवाई क्षेत्रों में वाणिज्य विमानों के लिए लैंडिंग की सुविधा भी प्रदान करेगी। वायुसेना के परिवहन विमान का उपयोग अरुणाचल, लद्दाख जैसे राज्यों में दूर दराज के हवाई क्षेत्रों में टीकों को पहुंचाने के लिए किया जाएगा। तो योजना के अनुसार यदि आवश्यक हो तो बल अपने हेलीकॉप्टर के बेड़े का उपयोग टीके को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए करेगी। अधिकारियों ने यह भी कहा कि वैक्सीन के परिवहन पर चर्चा अभी भी चल रही है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मंडी के एक शोधकर्ता ने ऐसी सड़क बनाई है जो पैदल चलने से बिजली पैदा करती। और इस सड़क को बनाने वाले शोधकर्ताओं के लीडर डॉक्टर राहुल वैश्य ने बताया कि उन्होंने इस सड़क को बनाने के लिए पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल का उपयोग किया है। यह एक खास तरह की वस्तु है जो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाती है। यानी सड़क पर पड़ने वाले दबाव, खिंचाव और घर्षण से जो मैकेनिकल ऊर्जा पैदा होगी वह इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील होगी। और डॉक्टर राहुल वैश्य ने कहा कि ऐसे मटेरियल को हर सड़क और हर गली में लगाना चाहिए। इससे बिजली की समस्या का सीधा और सहज और सरल समाधान हो सकता है। तो डॉक्टर राहुल वैश्य ने और उनकी टीम ने पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल से बनने वाली सड़क में कई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसकी क्षमता बढ़ा दी है। और ग्रेडेड पॉलिंग की वजह से पीजियो इलेक्ट्रिकल मटेरियल से बड़ी इस सड़क की बिजली पैदा करने की क्षमता 100 गुना ज़्यादा हो जाएगी। यानी अगर सड़क 1 वाट बिजली पैदा कर सकती है तो उसकी स्टडी के परिणाम बेहद सकारात्मक भी है। बदलाव की संभावना हमेशा रहती है और ग्रेडेड पॉलिंग तकनीक और पीजियो इलेक्ट्रिक मटेरियल की मदद से जो सैंपल सड़क बनाई गई है वो काफ़ी फायदेमंद होगी। तो देश में लगातार दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल के दामों में वृद्धि हुई है और आज पेट्रोल की कीमत 23 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत 26 पैसे प्रति लीटर बढ़ गई है। विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस ने इसे केंद्र सरकार को घेरने का नया मुद्दा बनाया है। गुरुवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोलियम उत्पादों के दाम को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा था। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर कहा कि इन दिनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पादन शुल्क को कम करके यूपीए सरकार के समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके। वहीं राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके कहा कि पेट्रोल डीजल के दामों में गजब का विकास हुआ है और मोदी सरकार ईंधन पर भारी टैक्स वसूलकर जनता को लूट रही है। यही कारण है कि सरकार पेट्रोल डीजल पर जीएसटी लागू करने को तैयार नहीं है। तो सोनिया गांधी ने अपने आधिकारिक स्टेटमेंट में कहा कि आज़ाद भारत के इतिहास में पहली बार देश आज एक दोहराए पर खड़ा है। एक और देश का अन्नदाता पिछले 44 दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर अपनी जायज़ मांगों को लेकर समर्थन में डटा हुआ है। वही देश के निरंकुश, संवेदनहीन और निष्ठुर बीजेपी सरकार गरीब किसान और मध्यम वर्ग की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इसी हफ्ते वर्धमान का दौरा कर रहे हैं, जहां से बीजेपी बंगाल के किसानों के तक पहुंचने के लिए बड़े कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने कैंपेन को रफ्तार देना शुरू किया है और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस हफ्ते वर्धमान का दौरा कर रहे हैं, जहां से बीजेपी बंगाल के किसानों तक पहुंचने के लिए बड़े कैंपेन की शुरुआत करने जा रही है। जेपी नड्डा इस दौरान जिले के क्षेत्र में किसानों के घर का दौरा करेंगे और एक मुट्ठी चावल को कलेक्ट करेंगे। बीजेपी अध्यक्ष के द्वारा इस अभियान की शुरुआत के बाद राज्य में बीजेपी कार्यकर्ता इसे आगे बढ़ाएंगे। तो बीजेपी पूरे जनवरी महीने को कृषक सुरक्षा के रूप में मनाने जा रही है और भाजपा का लक्ष्यांक बंगाल के 23 जिलों के 48,000 गाँवों में पहुँचना है और इसके जरिए बीजेपी सीधे 74 लाख किसानों से जुटेगी। और इस अभियान की शुरुआत वर्धमान से हो रही है, जिसे राज्य का चावल का कटोरा कहा जाता है। तो बीजेपी की ओर से किसानों तक पहुंचने के लिए कृषक सुरक्षा ग्राम सभा का गठन किया गया है। दरअसल कृषि कानून और किसान आंदोलन के मोर्चे पर टीएमसी की ओर से लगातार मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया जा रहा है। तो यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह ने कहा कि पहले फेज में उत्तर प्रदेश में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन दी जा सकती है और स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर ड्राई रन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। तो बात करें तो उत्तर प्रदेश में लोगों को टीकाकरण कार्यक्रम के तहत कोरोना की कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा सकती है और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रकाश सिंह ने गुरुवार को यह बयान दिया है
कि पहले फेज में 9 लाख स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाने का फैसला लिया गया है। जयप्रकाश सिंह ने आगे भी कहा कि पहले फेज में उत्तर प्रदेश में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन दी जा सकती है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक 11 जनवरी को पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर ड्राई रन चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों को दी जाएगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन का काम लगभग 99% पूरा हो चुका है। तो बता दें कि वैक्सीन को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने गुरुवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बैठक की थी और बैठक में वैक्सीन के रखरखाव को लेकर, वैक्सीन लगाने की तैयारी को लेकर चर्चा हुई थी। तो डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ हुई मीटिंग में जय प्रताप सिंह भी मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन कार्य की हो रही सभी तैयारियों का गहन और समीक्षा करने के आदेश दिए हैं। तो आगामी ड्राई रन के आयोजन को लेकर सीएम योगी ने कहा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम भारत सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि निर्धारित किए गए क्रमों का प्रत्येक दिशा में पालन भी होना चाहिए। तो कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन ने बच्चों को करीब करीब घरों में कैद कर रखा था और मोबाइल स्क्रीन पर वो घंटों ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। तो इस क्रम में पंजाब ने आज यानी 7 जनवरी को स्कूल खोले। वहीं राजस्थान और गुजरात में भी स्कूल इसी माह में खुल जाएंगे, लेकिन सभी स्कूल इन 4 रूल का सख्ती से पालन कर रही है। तो इस कार्यक्रम में पंजाब सरकार ने राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी और प्राइवेट स्कूल 5वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थी के लिए जनवरी से खोले गए हैं और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया गया। इसके अलावा दूसरे नियम का भी पालन हो रहा है। तो पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि छात्रों और अभिभावकों की डिमांड के चलते ही स्कूलों को खोलने का फैसला लिया जा रहा है। अन्य क्लासेस के लिए अभी स्कूल बंद रहेंगे ताकि स्कूलों में छात्रों की गिनती नियंत्रित रहे और छात्रों को स्कूल के भीतर सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि राज्य में 9वीं से 12वीं तक के छात्रों के स्कूल 18 जनवरी से खोलने की घोषणा कर दी गई है। स्कूली छात्रों के अलावा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर के स्टूडेंट के लिए भी राज्य में यूनिवर्सिटी और कॉलेज 18 जनवरी से खुल जाएंगे। हालांकि पहले दिन 50% स्टूडेंट और अगले दिन बाकी 50% स्टूडेंट क्लास अटेंड करेंगे ताकि सोशल डिस्टेंसिंग रखी जा सके। तो केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने जेईई एडवांस परीक्षा 2021 की तारीखों का ऐलान कर दिया है और केंद्रीय मंत्री निशंक ने वेबिनार के जरिए आईआईटी में और नियमों के बारे में भी जानकारी दी है। और अपने संबोधन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रिय छात्र और छात्राओं, जेईई मेंस की परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा के बाद लगातार आपकी सूचनाएं आती रही कि जेईई एडवांस की परीक्षाएं कब होगी, कहां होगी और उसके पीछे के समय के अनुरूप इस समय में भी छूट का कुछ प्रावधान होगा या नहीं। तो निशंक ने आगे कहा कि मुझे आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछली बार कोविड के कारण विषम परिस्थिति थी और अभी हम उससे पूरी तरह से उभर नहीं पाए और ऐसी स्थिति में ये निर्णय लिया गया है कि जेईई के द्वारा आईआईटी में प्रवेश के लिए जेईई एडवांस परीक्षा में 75% अंकों का जो मानदंड था उसे इस समय के लिए भी हमने हटा दिया है ताकि आपको ये सुविधा मिल सके और प्रभावशाली विद्यार्थी इसमें शामिल हो सके। तो फिलहाल खबरों में बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े रहिए के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।